एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है राइज एंड ग्रोथ ऑफ लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो हमारे देश में नेशनल मूवमेंट 1858 से लेकर के 1947 तक चलता है। तो इस दौरान जो भी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज इंडिया में आई है उनका राइज और ग्रोथ कैसे कैसे हुआ है। तो इस समय आपको देखने को मिलेगा जो भी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज आई हैं वो है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो देखिए 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसकी सक्सेस के बाद में पूरी दुनिया में दो आइडियोलॉजीज जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। एक आइडियोलॉजी है सोशलिज्म और दूसरी आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म। और इसी समय इंडियन लीडर्स जो कि रेडिकल चेंजेस चाहते थे इंडिया में मास इमेंसिपेशन के लिए, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इन दो आइडियोलॉजीज से। सोशलिज्म वो आइडियोलॉजी है दैट बिलीव्स इन द स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये आगे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, वाइल कम्युनिज्म आइडियोलॉजी बिलीव्स इन द वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ स्टेट मशीनरी टू अटेन परफेक्ट इक्वालिटी। तो ये दो आइडियोलॉजीज जो हैं इंडिया में वो इस समय हमारे देश में भी आएंगी और इन आइडियोलॉजीज को प्रमोट करेंगे जो लीडर, उनमें सबसे पहले लीडर हैं एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय यानी मनबिंद्र नाथ रॉय। तो ये आइडियोलॉजीज को हम आज अंडरस्टैंड करते हैं। दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ये दो आइडियोलॉजीज जो हैं इनको डिस्कस करना है हमें। तो इन दो आइडियोलॉजीज को समझने के लिए हमें 1917 के रशियन रेवोल्यूशन की सक्सेस को देखना होगा। तो रशियन रेवोल्यूशन जो है 1917 का, दैट वाज बेस्ड अपॉन दीज टू आइडियोलॉजीज ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म जो है ये वो आइडियोलॉजी है जो क्या करती है, इट बिलीव्स इन स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। वाइल कम्युनिज्म किस चीज में यकीन करती है, दे बिलीव इन द वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ स्टेट मशीनरी, यानी वायलेंटली यानी एक रिवोल्ट करके स्टेट को ओवरथ्रो करना है टू अटेन व्हाट, टू अटेन परफेक्ट इक्वालिटी। परफेक्ट इक्वालिटी जो है उसको अटेन करने के लिए। तो देखिए दो चीजें हो गई, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजीज। और इस समय हमें देखना है कि 1917 का रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ, इसकी सक्सेस के बाद में जैसे ही ये सक्सेसफुल हुआ ये रशियन रेवोल्यूशन, तो पूरी दुनिया में दो आइडियोलॉजीज जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में, हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश के पर्सपेक्टिव में देखिए वो लीडर जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, तो हमारे लीडर जो हैं इसमें भी देखिए जो ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी देखने को मिलेगी कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सोशलिज्म को सपोर्ट करेंगे, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ सोशलिज्म। लेकिन कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में नहीं है, इट वॉज आउटसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नेवर सपोर्टेड और फॉलोड कम्युनिज्म, क्योंकि कम्युनिज्म इज वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ स्टेट मशीनरी, स्टेट सिस्टम, वाइल सोशलिज्म जो है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स इसको सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे। ये चीज हमें पहले से याद रखनी है। अब देखिए इंडिया में कम्युनिज्म को प्रमोट करने वाले लीडर हैं, प्रमोट करने वाले लीडर का नाम है मनबिंद्र नाथ रॉय, पॉपुलरली नोन एज एम.एन. रॉय। तो पॉपुलरली किस नाम से ये जाने जाते हैं, ही इज एम.एन. रॉय। तो मनबिंद्र नाथ रॉय, इतना बड़ा नाम याद रखने से बेटर है आप एम.एन. रॉय इनका नाम याद रखिए। तो ये प्रमोट करेंगे किसको, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को इंडिया में। अब एम.एन. रॉय जो थे वो इस आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इस आइडियोलॉजी को साइंटिफिकली समझने के लिए, साइंटिफिकली इसको रिसर्च करने के लिए ही वांटेड टू गो टू यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जाना चाहते थे जहां पर ये आइडियोलॉजी यानी रशिया से आई थी, तो रशिया जाना चाहते थे। तो देखिए सोवियत यूनियन में जाकर के ये इस आइडियोलॉजी को साइंटिफिकली समझना चाहते थे एम.एन. रॉय। इस चीज के लिए ये यहां से जाते हैं एंड ही वेंट टू ताशकंद। तो ये जाएंगे ताशकंद जाएंगे उज्बेकिस्तान में। ताशकंद कहां पे है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है उज्बेकिस्तान, ठीक है। यहां पर जाएंगे सेंट्रल एशिया में और यहां पर जाकर के कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को समझने के बाद में ही इस्टेब्लिश्ड ए मिलिट्री स्कूल हियर। तो ताशकंद में इन्होंने क्या किया, एम.एन. रॉय ने एक मिलिट्री स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किया। ये मिलिट्री स्कूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया था टू ट्रेन इंडियन यूथ,
भारत के जो यूथ हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए इन्होंने एक मिलिट्री स्कूल इस्टेब्लिश किया यहां पर। अब इन्होंने जब यहां पर एक मिलिट्री स्कूल इस्टेब्लिश किया, ठीक है, तो ये किया क्यों? इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया इंडियन यूथ को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो इंडिया में एक रेवोल्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकें। तो देखिए इसके बाद में क्या होता है, 1919 का ईयर था जिस समय आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के मुस्लिम यूथ जो थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुर्की के सुल्तान के साथ में जिस तरीके का बिहेवियर किया था उससे मुस्लिम यूथ जो थे दे वर नॉट कंटेंटेड, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। इसलिए बहुत सारे यूथ जो है यहां से ताशकंद जाएंगे, दे जॉइन दिस मिलिट्री स्कूल, ठीक है। वो चाहते हैं ट्रेनिंग करके एक रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे इस समय। तो बहुत सारे मुस्लिम यूथ दे फ्रॉम पंजाब एंड अफगानिस्तान, तो ज्यादातर मुस्लिम यूथ जो थे पंजाब और अफगानिस्तान वाले रीजन से ताशकंद जाते हैं, सेंट्रल एशिया, और वहां जाकर के वो प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेन होने के बाद में वो वापस आते हैं पेशावर में। तो 1919 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो डिसीजन हुआ, यानी 1918 तक वो चली, और 1918 के बाद में ट्रीटी ऑफ सीवरेज, जो तुर्की के ऊपर ये ट्रीटी लगाई गई, ठीक है, उसमें जो तुर्की के सुल्तान के साथ में जो भी बिहेवियर किया गया, तो उसके बाद में जो आपको देखने को मिला पंजाब, अफगानिस्तान और दूसरे इंडिया में भी जो भी मुस्लिम यूथ थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, और इंडिया में इस चीज के लिए खिलाफत मूवमेंट भी चलती है। तो पंजाब और अफगानिस्तान के बहुत ज्यादा मुस्लिम यूथ जो है यहां से ताशकंद जाते हैं, वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, और 1922 में वो वापस आते हैं, और 1922 में जब वो वापस आएंगे तो पेशावर में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर देती है और उनको कन्विक्ट किया जाता है अंडर पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस। तो देखिए क्या होता है, यहां से 1919 में आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम यूथ जो हैं, मुस्लिम यूथ एंड दीज यूथ हेलिंग फ्रॉम पंजाब एंड अफगानिस्तान, दे वेंट टू ताशकंद टू गेट मिलिट्री ट्रेनिंग। मुस्लिम यूथ फ्रॉम पंजाब एंड अफगानिस्तान, दे वेंट टू ताशकंद। तो ये यहां पर जाते हैं किस चीज के लिए? मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। और ये मिलिट्री ट्रेनिंग किस लिए कर रहे थे मुस्लिम यूथ? क्योंकि दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर, विद द ट्रीटमेंट दैट वाज मीटेड आउट टू सुल्तान ऑफ तुर्की। तुर्की के सुल्तान के साथ में जिस तरीके से बिहेवियर किया गया था, तो इनके ऊपर एक ट्रीटी लगाई गई थी, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ सीवरेज। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की के ऊपर जो ट्रीटी लगाई गई थी, दैट वाज ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सीवरेज। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑटोमन एम्पायर था, उस एम्पायर का जो पार्ट्स थे वो उनसे छीन लिए गए थे, लाइक थ्रेस उनसे लेकर के ग्रीस को दे दिया गया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा इस समय जो तुर्की के सुल्तान थे उनके साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन मुस्लिम यूथ जो है वो पर्टिकुलरली नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आपको देखने को मिलेंगे, जो जाते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ताशकंद में। ट्रेन होने के बाद में वो वापस आते हैं और 1922 में उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट पेशावर में अरेस्ट कर देती है। दे गॉट अरेस्टेड एट पेशावर एंड दे वर कन्विक्टेड अंडर पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये याद रखना है कि पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था। पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस में जो भी मुस्लिम यूथ यहां से पंजाब, अफगानिस्तान से ताशकंद गए थे, जहां पर एम एन रॉय के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए स्कूल से मिलिट्री ट्रेनिंग लिए और इंडिया में आकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में एक वायलेंट रिवोल्ट करना चाहते थे, वो वापस आते हैं और पेशावर में आकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर देती है एंड दे वर ट्राइड अंडर पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस। तो इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जब पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस की ट्रायल चलने लगी तो एम एन रॉय जो है ही वाज स्टिल प्रोमोटिंग कम्युनिज्म, बट इट वाज आउटसाइड इंडिया, नॉट इनसाइड इंडिया। सो एम एन रॉय जो है ही एडवाइज्ड हिज फॉलोअर्स टू एस्टैब्लिश ए पार्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एस्टैब्लिश करने के लिए वो कहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको याद रखना है कि एम एन रॉय जो है, एम एन रॉय इन्होंने क्या किया था, ही हैड एस्टैब्लिश्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है एस्टैब्लिश की थी एट ताशकंद, यहां पर की थी, बट द ईयर वाज 1920। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने एस्टैब्लिश कर ली थी 1920 में ताशकंद में ही, लेकिन ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे आउटसाइड इंडिया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का एग्रेसिव अप्रोच देखने के बाद में उन्होंने क्या किया, वो इंडिया में आए नहीं इस समय, और इंडिया के बाहर से ही जो भी उनके फॉलोअर्स थे उनको एडवाइस करते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप एक कम्युनिस्ट पार्टी को एस्टैब्लिश करिए। तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि 1925 में इनके कहे अनुसार इनके एक फॉलोअर थे सत्यबत्ता, सत्यबत्ता, उन्होंने एस्टैब्लिश किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट कानपुर। तो कानपुर में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया सत्यबत्ता ने 1925 में। तो देखिए जब ये कानपुर में ये पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके खिलाफ में कड़ा रुख इख्तियार करेगी
और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 4 मेंबर्स को अरेस्ट कर लेगी। तो इस पार्टी के 4 मेंबर्स जो हैं दे वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज, दे वर अरेस्टेड, अरेस्ट किया गया। इन 4 मेंबर्स में आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन है, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे एस.ए. डेंग, मुजफ्फर अहमद 2 हो गए। इसके बाद में नंबर 1 आ गया एस.ए. डेंग, नंबर 2 मुजफ्फर अहमद, नंबर 3 नलिनी गुप्ता, ये भी एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं कम्युनिस्ट, और नंबर 4 शौकत उस्मानी। तो ये 4 लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इंडिया में फैलने से रोकना चाहती थी, क्योंकि कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी ही क्या थी कि वायलेंटली स्टेट मशीनरी को ओवरथ्रो करना है। वो चाहते थे कि यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट को वायलेंटली उखाड़ फेंकना। तो ये 4 लीडर्स को इंडिया में कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट किया गया। दे वर अरेस्टेड अंडर कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये लोगों को कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के जरिए दे वर कन्विक्टेड अंडर दिस ट्रायल। ठीक है, तो देखिए इनके ऊपर ट्रायल लगाया गया, कन्विक्टेड अंडर कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, इस तरीके से उनको कन्विक्ट किया गया। तो कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के जरिए इनको डॉक्टर एस.ए. डेंग, ठीक है, नलिनी गुप्ता, ठीक है, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी, ये 4 लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको अरेस्ट किया गया। अब इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि एस.ए. डेंग जो है वो वेस्टर्न इंडिया में, एस.ए. डेंग जो है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आगे चल करके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाएंगे और अपना फेथ दिखाने के लिए इस आइडियोलॉजी में ही हैड रिटन ए वर्क इन द फॉर्म ऑफ द सोशलिज्म। इन्होंने क्या लिखा था? द सोशलिज्म। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे, वाइल आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यानी बंगाल रीजन में आपको ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाते हुए जो लीडर देखने को मिलेंगे वो हैं मुजफ्फर अहमद, जो कि इन्हीं 2 लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया था। देखिए एस.ए. डेंग और मुजफ्फर अहमद अलॉन्ग विद नलिनी गुप्ता एंड शौकत उस्मानी के साथ में। तो ये मुजफ्फर अहमद जो हैं यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम है लेबर किसान पार्टी। तो ये लेबर किसान पार्टी इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन कम्युनिस्ट लाइंस। बाद में 1927 में आपको देखने को मिलेगा कि ये पार्टी जो है ये कन्वर्ट हो जाती है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी में, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। और इसको इसलिए कन्वर्ट किया जाता है टू प्रमोट क्लास इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इसको कन्वर्ट किया जाता है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। तो जिस समय मुजफ्फर अहमद जो है ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे, ये कम्युनिस्ट लाइंस पे जो पार्टी इन्होंने एस्टेब्लिश की, इस समय बंगाल के एक पोइट और राइटर काजी नजरुल इस्लाम जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं। तो इनको सपोर्ट करते हैं काजी नजरुल इस्लाम, ये इनको सपोर्ट करते हैं यहां पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वाइल नलिनी गुप्ता एंड शौकत उस्मानी वर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ मुजफ्फर अहमद, ये भी याद रखना है आपको। सो आज हमने क्या पढ़ा? हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। पहले सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी है वो बताया हमने आपको। फिर किस तरीके से एम.एन. रॉय जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, किस तरीके से वो इस आइडियोलॉजी को सीखने के लिए ताशकंद में जाते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। फिर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई 1920 में, लेकिन ताशकंद में बनाई थी। ठीक है, इन्होंने ताशकंद में ही एक मिलिट्री स्कूल जो है वो स्टैब्लिश किया था ताकि इंडिया में एक रिवोल्ट करा सके, एक रेवोल्यूशन करा सके। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से चलते आपको पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस देखने को मिलेगा, जहां पर कुछ मुस्लिम यूथ जो है वो ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में रिवोल्ट करना चाहते थे, तो वो अरेस्ट किए जाते हैं पेशावर में। तो हो गई पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस। और इसके बाद में सत्यबक्ता इस्टेब्लिश करते हैं 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी आपको देखने को क्या मिलेगा कि इन्होंने ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहां पर इन्होंने एस्टैब्लिश करी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इंडिया में प्रमोट होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए 4 लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट कर लिया अंडर कानपुर बॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये चीज देखने को मिलेगी आपको। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट।